हाँ तो बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 जो कृतिका पुस्तक है। और पार्ट 3 है मैं क्यों लिखता हूँ। और ये जो पार्ट है इसके जो लेखक हैं वो हैं अज्ञे। ठीक है। और अज्ञे जो हैं वो उसके प्रश्न उत्तर हम तैयार कर रहे हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं कि हमारी कृतिका का अंतिम पाठ है। और इसके साथ ही हमारी क्षितिज पुस्तक को भी मैंने आपको तैयार करवा दिया। और अब ये कृतिका पुस्तक का अंतिम पाठ है, तो इसी पाठ को हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि आगे के बारे में क्या है। तो देखते हैं हम लोग ये जो मैं क्यों लिखता हूँ पाठ है। और ये आगे एक छोटा सा निबंध है, ये है ना। ये निबंध है और हम ध्यान रखेंगे क्या है। और थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि अज्ञे का मानना है कि प्रत्यक्ष अनुभव जब अनुभूति का रूप धारण करता है तभी रचना पैदा होती है ना। प्रश्न आ जाए कि रचना कब पैदा होती है ना, प्रश्न बन जाए। इसमें दो दो अंक के प्रश्न हम सभी जानते हैं कि इस पाठ में हम सभी जानते हैं ये जो हमारी कृतिका है ये 7 अंक की है ना। जिसमें एक एक अंक के 5 प्रश्न आएंगे, है ना। एक एक अंक के 5 प्रश्न हैं और एक 2 अंक का प्रश्न है। तो है ना, तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि 2 अंक की भी तैयारी हमारी हो जाए। तो देखो आगे का तो यहाँ पर रचना कब पैदा होती है, जब के प्रत्यक्ष अनुभव जब अनुभूति का रूप धारण करता है तभी रचना पैदा होती है। ठीक है, एक तो ये प्रश्न हो गया। इसके बाद एक अनुभव के बिना अनुभूति नहीं होती। किसके बिना अनुभूति नहीं होती? अनुभव के बिना। एक दूसरा प्रश्न तैयार हो गया। परंतु जरूरी नहीं कि हर अनुभव अनुभूति बने। अनुभव जब जब भाव जगत और संवेदना का हिस्सा बनता है तभी वह कलात्मक अनुभूति में रूपांतरित होता है। एक और प्रश्न बन गया है कि जो अनुभव है वो कब कलात्मक अनुभूति में रूपांतरित होता है। 2 अंक का अनुभव कब कलात्मक अनुभूति में रूपांतरित होता है। ठीक है। तो एक प्रश्न तो ये बन गया, रचना कब पैदा होती है। रचना है ना कब पैदा होती है। एक प्रश्न बन जाएगा। इसके बाद फिर दूसरा है अनुभव कब कलात्मक अनुभूति में रूपांतरित होता है। अनुभूति में रूपांतरित होता है। ठीक है ना। रचना कब पैदा होती है और अनुभव कब कलात्मक अनुभूति में रूपांतरित होता है। और एक और ये भी कि अनुभव के बिना अनुभूति नहीं होती। तो अनुभूति किसके बिना नहीं होती, एक ये प्रश्न भी हम तैयार कर सकते हैं। अनुभव के बिना अनुभूति नहीं होती। इस तरह से ये पाठ है। और एक और बात आगे बता दूं तो हिरोशिमा कविता के उदाहरण द्वारा अपनी बात स्पष्ट की है। उन्होंने कविता लिखी है हिरोशिमा, और ये सारी बातें जो उन्होंने उस कविता के माध्यम से स्पष्ट की है। तो आगे का ये निबंध है ना। और ये निबंध जो है एक बहस है ना, कि भाई जो लेखक इस समय चर्चा करते हैं वो क्यों लिखता है, ऐसा क्या कारण है जिससे उसे लिखना चाहिए, उसका क्या प्रयोजन है। तो निबंध है और ये हिरोशिमा कविता के उदाहरण द्वारा ये बात स्पष्ट हो जाती है। तो उनकी एक कविता भी हिरोशिमा करके। ठीक है। तो हम लोग चलते हैं एक एक अंक के प्रश्न की ओर और देखते हैं आगे। तो बच्चों हम लोग आ चुके हैं पाठ 3 पर और इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो मैंने आपको अभी बता ही दिया था, आपके 7 अंक की एक अंक के 5 प्रश्न आएंगे। 5 प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न आएगा 2 अंक का। ये अथवा में होता है लेकिन करना एक होता है। इस तरह से 7 नंबर के ये प्रश्न बन जाते हैं हमारे। अब आगे देखते हैं हम लोग। पहला है अज्ञे जो है लेखक वो किस विषय के छात्र थे। तो अज्ञे किसके विषय के छात्र थे? विज्ञान है ना। अज्ञे का जो विषय था वो क्या था? विज्ञान था। प्रश्न नंबर 2 है लेखक को हिरोशिमा पर कविता लिखने की प्रेरणा किससे मिली। अज्ञे जो है उनको हिरोशिमा पर कविता लिखने की जो प्रेरणा वो किससे मिली। तो हिरोशिमा की यात्रा के समय एक पत्थर पर उभरी मानव जाए, है ना। क्या है कि इन्होंने जो कविता लिखी हिरोशिमा, तो हम सभी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब अमेरिका द्वारा
हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए और उस बम की विभीषिका ऐसी थी कि आज तक वहाँ लोग संकट में है, परेशानियों में है और कई सारे लोगों का जीवन उसमें समाप्त हो गया। तो हिरोशिमा की यात्रा इन्होंने की तो वहां पर एक पत्थर पर इन्होंने एक मानव की छाया को उभरी हुई देखा। तो इनको लगा कि उस समय यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा होगा और अचानक से बम गिरा और वो व्यक्ति तो पूरी तरह से प्रकृति में लीन हो गया, समाप्त हो गया, लेकिन उसकी जो छाया है पीछे उसकी पत्थर पर छप गई। ठीक है, और उसी को देख करके इनको हिरोशिमा कविता लिखने की प्रेरणा मिली। प्रश्न नंबर तीसरा है, अनुभव और अनुभूति में क्या अंतर है? जो अनुभव है और अनुभूति, उन दोनों में क्या अंतर होता है? तो अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है। क्या अंतर है? तो अनुभव और अनुभूति में कि अनुभव से जो अनुभूति है वो गहरी चीज है, अनुभूति कैसी चीज है? गहरी चीज है। इसके बाद है अगला प्रश्न, इस पाठ में किस देश की यात्रा का वर्णन है? तो इस देश में जापान का वर्णन है, क्योंकि जब हिरोशिमा शब्द आया तो हिरोशिमा और नागासाकी जो है जापान के दो बड़े शहर हैं, नगर हैं, और इन दोनों ही शहरों पर बम गिराया गया था। तो ये जब आगे गए थे हिरोशिमा में तो वहां पर वहां का ये वर्णन है। अनुभूति किसके सहारे सत्य को आत्मसात कर लेती है? अनुभूति किसके सहारे सत्य को आत्मसात कर लेती? तो अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे, है ना। अनुभूति किसके सहारे सत्य को आत्मसात करती है? तो अनुभूति जो है वो संवेदना और कल्पना के सहारे सत्य को आत्मसात कर लेती है ना। अनुभूति किसके सहारे सत्य को आत्मसात करती है? संवेदना और कल्पना। प्रश्न नंबर 6 है, कैसे लोग बाहरी दबाव के बिना नहीं लिख सकते? ऐसे कौन से लोग हैं जो कि बाहरी दबाव के बिना वो नहीं लिख सकते? ऐसे कौन से लोग हैं जो बाहरी दबाव के बिना नहीं लिख सकते? तो वो लोग होते आलसी। जो आलसी होते हैं वो बाहरी दबाव के बिना नहीं लिख सकते। जब तक बाहरी दबाव नहीं होता वो लिखना शुरू नहीं करते। प्रश्न नंबर 7 है, लेखक को दूसरों की पीड़ा का प्रत्यक्ष अनुभव कब हुआ? जब लेखक है और लेखक को दूसरों की पीड़ा का प्रत्यक्ष अनुभव कब हुआ, है ना? कब हुआ? हिरोशिमा में आहत लोगों को देखकर, है ना। उसको पीड़ा का अनुभव कब हुआ? हिरोशिमा में आहत लोगों को देखकर, है ना। जैसे उसने हिरोशिमा में आहत लोग देखे, उनको देख करके उन्हें पीड़ा का प्रत्यक्ष अनुभव, है ना। तो हिरोशिमा में आहत लोगों को देखकर लेखक को पीड़ा का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ, है ना। दूसरों की पीड़ा का प्रत्यक्ष अनुभव हिरोशिमा में जब उसने वहां आहत लोग देखे, अस्पताल में गया वो, और अस्पताल में वहां पर कई सारे लोगों को कष्ट में जीवन जीते देखा, कई सारी समस्याओं को, तकलीफों का सामना करते हुए देखा, तो फिर उनकी पीड़ा का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। प्रश्न नंबर 8 है, मैं क्यों लिखता हूं? पाठ के लेखक कौन है? तो इस पाठ के लेखक अज्ञेय हैं, और अज्ञेय का पूरा नाम कभी पूछे, और ये परीक्षा में अवश्य आता है, आज नहीं आएगा तो कभी आगे की परीक्षाओं में, जीवन में आपको बहुत काम आएगा। ये अज्ञेय का पूरा नाम क्या है तो आप अच्छे से याद कर लो, इसको लिख करके याद करें, क्योंकि रटेंगे तो मात्राओं की गलती होने के पूरी संभावना होती है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है ना। तो जो लेखक का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है। और अभी अर्धवार्षिक परीक्षा में आया था, एक प्रश्न आया था कि कवि ने हिरोशिमा कविता कहां पर लिखी, है ना। ये प्रश्न इस तरह से पूछा था, हो सकता है प्रश्न थोड़ा घूम गया है, तो यहां पर है प्रश्न नंबर 9 में जोड़ देता हूं। तो इसमें 9 जोड़ेंगे अपन लोग कि अज्ञेय ने, प्रश्न नंबर 9 में यहां लिख देता हूं, अज्ञेय ने हिरोशिमा कविता कहां लिखी, है ना। तो उन्होंने, अज्ञेय ने हिरोशिमा कविता कहां लिखी, कहां लिखी, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है जापान गए तो जापान में लिखी होगी, तो ये गलत है, ये, है ना। तो इसका उत्तर है, यहां लिख देता हूं मैं, भारत लौटकर, है ना, भारत लौटकर
है ना, रेलगाड़ी में भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी। देखो कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, बैठे बैठे लिखी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग इस प्रश्न को कि अज्ञे ने हिरोशिमा कविता कहाँ लिखी। बहुत सारे लोगों को लगता है जापान में, नहीं, जापान में नहीं, इन्होंने भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी। और इसका प्रमाण आप देखेंगे तो यहाँ लेखक स्वयं स्वीकार कर रहा है कि एक दिन में हिरोशिमा पर कविता लिखी, जापान में नहीं, भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जो प्रश्न है ये भी सार्थक हुआ और इस तरह से आप लोगों ने समझा, पढ़ा मुझे। और मैं आपसे और बोलना चाहूँगा कि यदि आप लोगों को कोई भी विषय वस्तु में समस्या आती है, आपको हिंदी से संबंधित कोई भी समस्या है, तो आप मुझे कभी भी किसी भी समय मुझसे सहायता ले सकते हैं, है ना। और कभी फ़ोन भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, चाहे तो मेरे व्हाट्सएप में पर मैसेज भी कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों की सहायता करना। और इसी के साथ अब हम चलेंगे अगली वीडियो की ओर। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।